वो भी एक पॉइंट है। ठीक है। और किसी का कोई डाउट? अभी हम सिर्फ कैश फ्लो की बात करेंगे। हाँ, कैश फ्लो राइट सर। ठीक है। सो एक 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं एक बार। थोड़े और अगर ज्वाइन जो भी अब करना चाहेंगे। पढ़ना कैसे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो। ये तो सबसे बढ़िया है सर, फिर क्या दिक्कत है? मैं बताता हूँ। पहले मुझे ये बताओ चैट में, आपका प्लान क्या है? आज कितना बजे तक पढ़ने का है? जस्ट एक बार कंफर्म करो चैट में। आपका प्लान कितना बजे तक पढ़ने का है आज रात तक? वैसे अदरवाइज नॉट विद मी, अदरवाइज बिकॉज मैं कुछ डिफरेंट सोच रहा हूँ। कुछ नहीं थिंकिंग आता है किस, समथिंग। मुझे तो कुछ नहीं आता है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कितना बजे तक पढ़ेंगे आप लगभग। तो पता नहीं कब तक, जितना पास होने लायक पढ़ा जाए उतना। ओके ओके। 28 नंबर टारगेट है। शॉर्ट सर में एक चीज मुझे कैश फ्लो में आप बता देना कि आपने पिछली भी मैंने वीडियो देखी थी, उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। आपने कहा था कि इसका हमें पहले ही पता चल जाता है कि आंसर क्या होने वाला है। ओके। तो है ना, तो वो कैसे पता चलता है, वो एक बार थोड़ा सा बता देना कि एग्जैक्टली आंसर, ताकि प्लस माइनस करके वो निकालने की कोशिश वही करे। भाई फिर भी नहीं निकलता यार, मेरे को पता भी है तो भी बहुत मुश्किल है। तो जतिन, आपने मुझे भेजा था राइट हाँ जी जो सर, हाँ जी क्वेश्चन? सर। तो राइट सर। वही यूज करेंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन है कि हाँ मेरे जी, को हाँ जी लगता है सर। एग्जाम में इतना बड़ा तो नहीं आएगा, लेकिन ठीक है, जितना भी आएगा कम से कम हम उससे सारा एस्पेक्ट कवर कर लेंगे। वो कॉम्प्लेक्स है सर अभी थोड़ा सा ना, इसलिए अभी समझ सिर्फ आता। टारगेट रखिए कि हमें सिर्फ एक कैश फ्लो का क्वेश्चन करना है। एज्यूम दैट वी आर हियर ओनली फॉर कैश फ्लो फॉर द टाइम राइट बीइंग। ठीक है राइट ना? राइट। 2 मिनट में स्टार्ट करते सर आज थोड़ा रेशियो एनालिसिस और वो डिप्रिसिएशन भी करा देंगे, सॉरी इन्वेंट्री करा देंगे क्या? हैं। मैं करवा तो दूंगा, पर मेरे को है ना, अगर आप मुझे आपने क्लास अटेंड की है मैम की? मैम की कुछ क्लासेस? समझ नहीं आया। नहीं अटेंड की है, मतलब नोट्स बनाया हुआ है क्या? नहीं सर, पीपीटी है लेकिन मैम ने भेजा था एक जो। पीपीटी एक बार शेयर करना ग्रुप में, या मेरे को इंडिविजुअली कैसे भी एक बार शेयर करना। अभी व्हाट्सएप में देता हूँ सर। सर सर ये कैश फ्लो को ना इनडायरेक्ट मेथड से पहले स्टार्ट करना आप, अगर पॉसिबल हो तो। वो ज्यादा इजीली पहले समझ में आता है, डायरेक्ट का बाद में करते हैं। चलो सर स्टार्ट करते हैं आज का। सिर्फ कैश फ्लो की बात करेंगे। तो कैश फ्लो का क्वेश्चन कौन सा, ये एग्जाम में इजीली समझ में आ जाएगा राइट? कैश फ्लो हमने बात की थी तीन आपको एग्जाम में सबसे पहले क्या करना है? मैं एक बार ओपन करता हूं। स्क्रीन विजिबल होगी राइट? ये मैंने जतिन का जो क्वेश्चन था वो पूरा कॉपी कर लिया, और 4 पेज का क्वेश्चन है, 2 पेज का क्वेश्चन है, 2 पेज का सॉल्यूशन है। तो मैं वर्किंग कराऊंगा और साथ में इसको चेक करते रहेंगे सॉल्यूशन, तो थोड़ा सा टाइम सेव कर पाएंगे। इज दैट ओके? मतलब राइट राइट सर। क्या थोड़ा टाइम सेव कर पाएंगे कंसीडरिंग कि कल हमारा एग्जाम है। ठीक है। तो अभिषेक आपने मुझे भेजा है, रेशियो का प्रॉब्लम भेजा है, और साथ में वो भी भेजना, रेशियो का तो मैम ने भेजा था, वो वाला इन्वेंट्री और डेप्रिसिएशन। तो इन्वेंट्री मैं हाँ करना चाहूंगा, डेप्रिसिएशन छोड़ सकते हैं एक बार, फोर मुझे ऐसा लगता है। मतलब ठीक है मैं सर, ठीक अभी देता हूँ सर। ठीक है। अ, बस 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं एक बार। अभिषेक। सर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट भी कवर करेंगे ना हाँ फिर इसके मैं बाद? कवर करूंगा। मेरा थोड़ा प्लान कुछ अलग था, दैट वी विल डिस्कस आफ्टर द कैश फ्लो। जैसा आप लोगों का मतलब वो रहेगा, ठीक है सर, डन ग्रास्पिंग डन डन। पावर या जो भी रहेगा कैपेसिटी, अकॉर्डिंगली वी विल डिस्कस। ठीक है। तो मेरा थोड़ा डिफरेंट प्लान था आज के लिए। मैं आपको कम्युनिटी बता दूंगा आपको कैश फ्लो के बाद में, जैसा हमारा सिचुएशन रहेगा, एंड हम लोग उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड कर लेंगे। आप लोगों ने मुझे बताया, कंफर्म कीजिए कि आप लोगों में से कितने लोगों ने वो कैश फ्लो वाली वीडियोस देखी है वापस। जस्ट चैट में बता दीजिए, मतलब अनम्यूट मत करिए तो चलेगा। ठीक है। एग्जाम में जब आपके पास में कैश फ्लो का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो कैश फ्लो पूरा मांग रहा है। अगर वो पूरा मांग रहा है
तो एक ही मेथड से मांगेगा, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। दूसरा, अगर वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों वर्ड लिखा है तो आप चेक कीजिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही होगा। ठीक है, अब जब आपके पास में क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक सेकेंड, जो आपके पास कॉपी रहेगी, कॉपी में एक पेज में लिख देना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर पूरा कैश फ्लो है, दूसरे पेज में जाके लिख देना कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, और दूसरे पेज में हाफ के बाद में आप कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग लिख देंगे। आपका एक क्वेश्चन था कि मुझे ऑपरेटिंग पहले करना है, इन्वेस्टिंग पहले करना, फाइनेंसिंग पहले करना है। सबसे पहले आप ये फॉर्मेट फिक्स करेंगे। अब उसके बाद में अगर इनडायरेक्ट मेथड है, मैं इनडायरेक्ट मेथड दूंगा, तो इनडायरेक्ट मेथड में आप कहां से स्टार्ट करेंगे, नेट प्रॉफिट। इनडायरेक्ट मेथड में आप कहां से स्टार्ट करेंगे, नेट प्रॉफिट। सर आपने पीबीटी बताया था ना सर? सॉरी, पीबीटी बताया था ना सर आपने? पीबीटी से नेट शुरू प्रॉफिट करना। बिफोर, मतलब मैं बिफोर टैक्स लिख देता हूं, मतलब इसको मैं पीबीटी भी बोल सकता हूं अदर वर्ड में। ओके। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट, मैं वर्ड यूज करूंगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कुछ भी यूज कर लीजिए आप। तो ये तो वह फॉर्मेट है। मुझे कैसे स्टार्ट करना है, मुझे पूरे ट्रांजेक्शन को वन बाय वन समझना है, और एट द सेम टाइम उसका क्या ट्रीटमेंट होगा ना, वो सबसे पहले पहले से होता है डिसाइड। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, सॉरी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का मैं एक बार सभी को म्यूट कर देता हूं अगर, और मैं अनम्यूट का राइट अपने पास ही रख रहा हूं। बीच में किसी को कोई क्वेश्चन है ना तो रेज कर देना, मैं अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है ना, तो बेटर रहेगा क्लास के लिए, हमारे लिए। अब मैं पहला समझ चुका हूं कि मुझे फॉर्मेट बनाना है एक साथ एक ट्रांजेक्शन को। फॉर एग्जांपल मैं इस ट्रांजेक्शन को रीड कर रहा हूं, लेट से इसको रीड कर रहा हूं, तो मैं एट द सेम टाइम, इसने क्या लिखा, परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश। इक्विपमेंट आपका ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है? आंसर इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सेम टाइम पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके 173 लिखूंगा। ठीक है, पहला बात। तो एक बात का मैंने आंसर दे दिया कि आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों एक साथ सॉल्व करना है, कोई भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब आता हूं मैं, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब जैसे आपका इनडायरेक्ट मेथड हुआ, इनडायरेक्ट मेथड में आपका डिवीजन क्या होगा, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है। इसमें आपको ऐड क्या करना है, ऐड क्या करना है, आपका नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम, आप मान लीजिए ये दो तीन आइटम तो फिक्स है, एक तो डेप्रीशिएशन, और दूसरा बैड डेप्ट्स। ठीक है, और कहीं वर्ड प्रोविजन लिखा हुआ रहे ना, प्रोविजन, तो वो भी आप नॉन कैश आइटम में मान लीजिए। ठीक है, आपको ऐड करना है नॉन कैश आइटम। अब और क्या ऐड करना है, दूसरा नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। एग्जांपल, इंटरेस्ट पेड, एग्जांपल डिविडेंड पेड। ये सब क्या है, अभी आप निकाल क्या रहे हैं, मैं निकाल तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग रह रहा हूं। तो मैं कहां से स्टार्ट किया, मैंने नेट प्रॉफिट से स्टार्ट किया। इस नेट प्रॉफिट में क्या माइनस है, नॉन कैश आइटम माइनस, मतलब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इसका नेट अमाउंट। अब मैं एडलेस क्या कर रहा हूं वो देखिएगा। मैं सबसे पहले इसमें एक्सपेंडिचर सारा माइनस कर दिया, तो मेरा क्या अजम्पशन हुआ, मेरा अजम्पशन ये हुआ कि जितने भी मेरे एक्सपेंडिचर है सारे कैश में पे हो गए, तभी तो हम नॉन कैश आइटम एड बैक कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, नॉन कैश आइटम को एड बैक किया। अब दूसरा, मैं कौन सी हेड की एक्टिविटी निकाल रहा हूं, कैश फ्लो ऑपरेटिंग। तो मेरा फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग का कोई भी अगर खर्चा है तो मैं यहां पे प्लस माइनस करूंगा। अगर मेरा एक्सपेंडिचर है तो मैं प्लस कर दूंगा, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, कोई भी। और अगर मेरी कोई इनकम है अदर देन ऑपरेटिंग,
क्या हो सकती है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, वो मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। ठीक है, ये आप करेंगे। इसके बाद में आपका क्या आएगा? इसके बाद में आपके पास आएगा नेट, मतलब उसके बाद में आपको लिखना है एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल। पहला आपने क्या लिखा? नेट प्रॉफिट, बीच में आपके दो चार आइटम आएंगे, उसके बाद आपको बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट आपका आ जाएगा कैश फ्लो। अब एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल, इसका रूल देख लीजिए, प्लस माइनस में गलती होगी, प्लस माइनस में गलती होगी। आप एक चीज याद कर लेना, बाकी चार चीज आपकी बाकी बैलेंस तीन चीज आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। होगा क्या? करंट असेट इंक्रीज, करंट असेट डिक्रीज, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज, करंट लाइबिलिटी डिक्रीज। वर्किंग कैपिटल होता क्या है? वर्किंग कैपिटल होता क्या है? करंट असेट और करंट लाइबिलिटी, यही तो वर्किंग कैपिटल है। अब अगर मेरी करंट असेट इंक्रीज हो रही है, करंट असेट में इंक्रीज है मतलब क्या हुआ? मेरा मान लो कोई भी खर्चा बढ़ गया, कोई भी असेट बढ़ गई, डेटर्स का बैलेंस बढ़ गया, व्हाटएवर। तो बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस कॉन्सेप्ट पे रन करती है, राइट? तो मतलब अगर मेरी असेट टोटलिटी में मैच है, उसमें से अगर मेरा इन्वेंट्री, अगर मेरा डेटर्स बढ़ गया तो मेरा कैश कम हो गया, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। टोटल असेट मैच करेगी, एक असेट बढ़ गई तो दूसरे असेट को कम होना पड़ेगा, तो आपका क्या हुआ? ये कैश आउटफ्लो हो गया। बस इतना ही याद करना है, बाकी तीनों का साइन हम इसके बेस पर निकाल लेंगे। अगर करंट असेट इंक्रीज हो रही है तो हम माइनस करते हैं। मुझे बताइए, करंट असेट अगर डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे? चैट में बताइए। करंट असेट जब इंक्रीज हो रही थी तो हमने इसे बोला कि कैश आउटफ्लो है, हमने इसे बोला कैश आउटफ्लो है। तो अगर करंट असेट डिक्रीज हो रही है तो मेरा क्या होगा? ये इनफ्लो होगा, तो मैं इनफ्लो को क्या करूंगा? प्लस करूंगा। ठीक है, अब एक बार इसमें आते हैं। करंट असेट, हमारी जो बैलेंस शीट है, हमारी जो बैलेंस शीट है वो मैच होती है असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी। अगर मेरी करंट असेट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं करंट लाइबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। सेम नेचर है ना, अगर मुझे बैलेंस शीट मैच करनी है और मैं कहता हूं आपकी करंट असेट इंक्रीज हो रही है, तो आप करंट लाइबिलिटी को क्या करोगे टू मैच द बैलेंस शीट? मैं कहूंगा इंक्रीज करूंगा। मैं क्या करूंगा? इंक्रीज करूंगा, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं करंट लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है, करंट असेट इंक्रीज कर रहा हूं, क्या है इंपैक्ट? माइनस इंपैक्ट है। मैं क्या कर रहा हूं? मैं मान रहा हूं कि कैश कम हो रहा है, मैं मान रहा हूं कि कैश कम हो रहा है। सेम, अगर आपकी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो मैं क्या करूंगा? प्लस। भाई करंट असेट का अपोजिट करंट लाइबिलिटी हो गया ना, करंट असेट की अपोजिट ट्रीटमेंट करंट लाइबिलिटी हो गया ना। अगर असेट का आइटम के इंक्रीज पर मैं माइनस कर रहा हूं तो लाइबिलिटी के आइटम के इंक्रीज पर क्या करूंगा? प्लस। और अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो प्लस कर रहा हूं, तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या करूंगा? माइनस। यहां तक ठीक है? एक बार कंफर्म करना, ये कॉन्सेप्ट एक चीज बना लेना, अगर आपको लगता है तो दो बना लेना। करंट असेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो माइनस करना है, और करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने देखा है। अब एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल करने के बाद में क्या आ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तो बड़ा सिंपल है। इन्वेस्टिंग में जो आपके दिए हुए हैं सेल और परचेज, वो लिखने हैं, और फाइनेंसिंग में आपके जो सोर्सेज है और रीपेमेंट है वो लिखने हैं। ये कंपैरेटिवली इजी होगा आपके लिए। कैश फ्लो का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना वो मैंने आपको बता दिया। इसके रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैं ये एज्यूम करता हूं कि कैश फ्लो आप अगर बढ़िया से बना के आ जाएंगे ना, तो भले आंसर मैच करे या ना करे, 7 से 8 नंबर आ जाएंगे आउट ऑफ 10 की बात कर रहा हूं। 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जतिन, एक बार रेज कर देना हैंड, तो अनम्यूट कर सकता हूं मैं आपको, आप टॉप में आ जाएंगे। हाँ। सर इसमें मतलब जो स्टार्टिंग में जो हम जो नॉन कैश जो आइटम्स को हम ऐड करते हैं ना, हम्म। इसमें ऑपरेटिंग में, एक इसमें जो हमारा P&L में भी दिया होता है
जो जो अदर एक्सपेंसेस में जो आपने क्वेश्चन में भी मेंशन्ड है, तो मुझे वही चीज ऐड करनी है क्या इसमें, या फिर मुझे अलग से कुछ देखना पड़ेगा, नहीं दिमाग नहीं, लगाना P&L पड़ेगा देखना उसके है। लिए? सी, आपके जो ये एडजस्टमेंट वाले आइटम है ना, वो मुझे सिर्फ वही देखने जो यहाँ पे है। इसमें जो प्लस माइनस हुआ है ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अराइव करने के लिए, उसमें जो ठीक है प्लस माइनस हुआ है सिर्फ वही देखना है, उसके सर, अलावा एक नहीं बार देखना। क्वेश्चन दिखा देंगे सर, एक बार क्वेश्चन पे क्वेश्चन थोड़ा स्टार्ट सा करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोरिलेट, नहीं जहाँ पे थोड़ा सा कोरिलेट हो जाएगा थोड़ा सा समझने में। सभी के लिए एक बार स्टार्ट करते हैं, बीच में जब आपका पार्ट आएगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। हाँ सुमन। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो हम लोग को ये बनाना आता है अपना कैश फ्लो फॉर इनडायरेक्ट मेथड, उसमें हम लोग बैलेंस शीट यूज करते हैं या इनकम स्टेटमेंट यूज करते हैं? इनकम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। कैश, वापस बोलिए कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग की बात करें खाली? नहीं, कैश फ्लो फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट मेथड, नहीं दोनों में दोनों दोनों यूज यूज होते करेंगे, हैं, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, या फिर एक ही यूज होता है? दोनों यूज होंगे। क्योंकि ऑपरेटिंग में क्या है, ऑपरेटिंग में आप आइए देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट क्या था? पहला पार्ट था मेरा एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर इनकम। देन मैंने क्या किया, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कहां पे मिलेगी आपको? एसेट्स में, बैलेंस शीट में, ठीक है? तो देयरफॉर ऊपर वाले पार्ट के लिए पीएल और इस वाले पार्ट के लिए बैलेंस शीट। सेम जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा तो इन्वेस्टमेंट में इनकम और एक्सपेंडिचर के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है। सेम, अगर असेट इंक्रीज या डिक्रीज हुई है तो मुझे बैलेंस शीट देखना है। तो आपका दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ चलेगा। अच्छा सर, फाइनेंसिंग में जैसे फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर्स दिए हुए हैं, अब उनका डिक्लेरेशन बैलेंस शीट में भी होता है और प्रॉफिट एंड लॉस में भी होता है, तो हम लोग कहाँ से उठाते हैं एंट्री फिर? देखेंगे, इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में है तो हमें समझ में आ जाएगा, ओके, गॉट ठीक है? तो एक बार स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आप में से एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हमारा क्वेश्चन का आंसर इसमें रहता है, ठीक है? वो कैसे रहता है? वो तभी रहता है, पहला बात, जब बैलेंस शीट दी हुई है कंप्लीट, एक्सट्रैक्ट नहीं। कई बार क्या होता है, बैलेंस शीट है ना, सिर्फ जितनी इंफॉर्मेशन है ना उतनी देते हैं। अगर कंप्लीट बैलेंस शीट दी है तो कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है, कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मेरा आंसर होगा। पर कई बार क्या होता है, वो कैश का बैलेंस ही नहीं देते। तो दैट वाज द ओनली पॉइंट विच आई वाज, मतलब एक वीडियो में मैंने कहा था। जैसे यहाँ पे कैश का आंसर दिया हुआ है, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो इसका एंडिंग क्या होगा? इसका एंडिंग 20,000 होगा। इस क्वेश्चन का एंडिंग क्या होगा? 20,000 होगा। एक बार देख लेते हैं सॉल्यूशन में भी, इसका एंडिंग देख लो 20,000 है। ये तभी पॉसिबल है जब बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में कैश आइटम है, कैश का बैलेंस दिया हुआ है, तो दैट विल बी द क्लोजिंग बैलेंस। और आपका जो तीनों एक्टिविटी, एक बात और मैं बता देता हूं, तीनों एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, तीनों को प्लस माइनस करनी आएगी, इनका डिफरेंस आपका कितना आएगा? 31,000 आएगा। अगर ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश है तो इसका डिफरेंस निकाल लेना, तीनों एक्टिविटी का टोटल वुड बी 31,000। अगर कहीं कम ज्यादा आ रहा है तो आप अपने हिसाब से प्लस माइनस कर देना लास्ट में। और मुझे लगता है 10 मार्क्स के लिए ज्यादा टाइम स्पेंड मत करना टू अचीव द टारगेट ऑफ 28। आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, सही होगा नहीं होगा मालूम नहीं है, छोड़ दीजिए, लेकिन आप क्वेश्चन को अपना जो भी एलोकेशन देना, जो मैंने आपको कहा कि 1.5 से 2 मिनट दे दीजिएगा, तो 10 है तो मैक्सिमम आप 20 से 25 मिनट में कैश फ्लो सॉल्व कर देना। अगर नहीं हो रहा है तो जंप टू द अनदर क्वेश्चन, कुछ पेपर बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है? अब आते हैं, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बैलेंस शीट दी हुई है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया और साथ में इंफॉर्मेशन दी है। मैं कहां से स्टार्ट करूं? मैं डायरेक्टली आता हूं, स्टार्ट करता हूं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहां से स्टार्ट करता हूं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक बात इसमें देखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे कितना वैल्यू दिख रहा है? यहाँ पे मुझे दिख रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 70,000 रुपए। तो मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? यहां से स्टार्ट करूंगा 70,000 रुपए से, ठीक है? इसमें ऐड क्या करता हूं? मुझे क्विकली चैट में बताइए कौन से आइटम ऐड होंगे। यहां देख के मालूम चल रहा है आपको, यहां देख के क्या मालूम चल रहा है कि कौन से आइटम ऐड होंगे या लेस होंगे? एक तो मैं नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम वर्ड यूज नहीं कर रहा, नॉन कैश एक्सपेंडिचर वर्ड यूज कर रहा हूं। नॉन कैश एक्सपेंडिचर को मैं प्लस कर दूंगा तो मुझे देख, और दूसरा क्या प्लस करूंगा? नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर।
मतलब या हो सकता है वो इन्वेस्टिंग है या हो सकता है वो फाइनेंसिंग है, ठीक है, वो मैं प्लस कर दूंगा। अब देखो यहां से आपको फाइनेंस कॉस्ट मालूम चल रही है, क्या है इसका नेचर, फाइनेंसिंग, तो मैं क्या करूंगा, ये 22,000 रुपए प्लस कर दूंगा, ठीक है। डेप्रीशिएशन एक्सपेंडिचर, ये नॉन कैश आइटम है, मैं ऐड कर दूंगा कितना रुपए डेप्रीशिएशन, 98,000, ठीक है। अदर एक्सपेंडिचर लॉस मुझे नहीं मालूम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे नहीं मालूम, अभी इसका कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। बाकी और कोई आइटम मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मालूम नहीं चल रहा कि कोई नॉन कैश है या कोई नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक है, जितना मालूम चला उतना मैंने कर दिया। अब मैं नीचे आता हूं, अदर इनकम, अदर इनकम, ये अदर इनकम मेरी जो है, वो जो 70,000 नेट प्रॉफिट लिया था उसमें इंक्लूड है या नहीं है, एक बार जस्ट बताइए। 70,000 जो प्रॉफिट निकाला बिफोर टैक्स, उसमें अदर इनकम भी इंक्लूड है या नहीं है, देख लेते हैं यार। यहाँ पे सेल्स ली हुई है 925 की और 13,000 रुपए का मेरा ये लिया हुआ है, मतलब ऐड 13,000 रुपए ऐड है ना, तो मतलब ये वाला जो फिगर है ये ऐड है। जब मैं ऑपरेटिंग निकाल रहा हूं तो इसमें से इंटरेस्ट की जो इनकम आएगी वो आपकी ऑपरेटिंग है या इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है। गेन ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, या आपकी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, मेरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था उसको बेचा मैंने, मैंने प्रॉफिट अर्न किया, मैंने कोई पैसा ब्याज पे दिया हुआ था उससे मैंने कमाया 7,000 और 6,000, दीज आर नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग एंड आई विल रिड्यूस। एक बार यहां पे देख लो, ठीक है, गेन ऑन सेल ऑफ 6,000 माइनस कर दिया और इंटरेस्ट इनकम मैंने माइनस कर दी, डेप्रिसिएशन मैंने ऐड कर दिया और इंटरेस्ट फाइनेंसिंग, वो कितना था यार, एक मिनट रुकना, फाइनेंसिंग वाला कॉस्ट कितना था, फाइनेंसिंग कॉस्ट मेरा था 22,000, फाइनेंसिंग कॉस्ट मेरी 22,000 रुपए, ये इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर लिख दिया 22,000 रुपए। यहां तक किसी को कोई डाउट है, जस्ट एक बार क्विकली कंफर्म करना। एक आइटम का डबल ट्रीटमेंट होगा, जैसे लॉस ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने क्यों हटाया, बिकॉज इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सॉरी गेन ऑन, अभी तक मैंने गेन हटाया है, इंटरेस्ट हटाया है, इनकम हटाई है, इंटरेस्ट इनकम हटाई, क्यों हटाई है, क्योंकि अदर एक्टिविटी से बिलोंग करती है। अब देखो आदित्य, एक मिनट देना, मैं ये कंप्लीट कर लूं फिर मैं आपको अनम्यूट करता हूं। इंटरेस्ट की जो इनकम है आपने 7,000 माइनस की, ये कौन सी एक्टिविटी है, इंटरेस्ट में अर्न कर रहा हूं, मतलब मैंने कोई पैसा लगाया कहीं पे, चाहिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके 7,000 रुपए इंटरेस्ट लिख दीजिए। देखो मेरा एक ही डाउट है आपका, मुझे बस एक ही डाउट लग रहा है कि साइन गलत मत कर देना। अब देखो ऊपर मैंने 7,000 रुपए जब इंटरेस्ट इनकम लिखी थी वो मैंने क्या किया था, माइनस किया था, अब यहां पे कर रहा हूं तो प्लस कर रहा हूं। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्यों, आई होप इट इज क्लियर। माइनस इसलिए कर रहा हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जितना प्रॉफिट मैंने लिखा है उसमें इंक्लूड है, और ऑपरेटिंग 7,000 का नेचर इन्वेस्टिंग है, तो मुझे इसमें से निकालना है, तो निकालने के लिए मुझे इसमें से घटाना पड़ेगा ना, इंपैक्ट हटाना है, तो इसलिए मैंने माइनस कर दिया। अब ये 7,000 रुपए से मेरा पैसा तो आया है ना, मेरा कैश तो बढ़ा है, तो इन्वेस्टिंग में मैं उसको पॉजिटिव लिखूंगा क्योंकि है तो कैश ना, इसलिए पॉजिटिव लिख रहा हूं। आदित्य, यस, बताए। सर, सो मैं एक बस रिपीट ही कर रहा हूँ जो आपने बोला, सो दैट मेरा डाउट क्लियर हो जाए। कि आप बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो हमें इनकम जनरेट हुई है वो कैश फ्लो में हमें माइनस दिखानी है, ऐसा बोला ना आपने? हाँ, मतलब कैश फ्लो में नहीं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में सॉरी, इंपैक्ट हटाना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमने माइनस करनी है वो। हाँ, और सपोज अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमने कोई डिविडेंड पे किया है, मतलब वहां पर तो हम लोगों ने नेगेटिव दिखाना है फाइनेंसिंग में, पर कैश फ्लो में वो प्लस हो जाएगा क्योंकि वो वहां पर गया, माइनस हुआ था फाइनेंसिंग में, तो कैश इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो प्लस हो जाएगा, राइट? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। और देख जैसे यहाँ पे दिया होगा, एक मैं बात कर लेता हूँ, डिविडेंड है इस क्वेश्चन में, ये डिविडेंड पेड है, तो हम इसमें बात कर लेंगे, इस टाइम पे बात कर लेंगे, बेटर ओके रहेगा, ओके। ठीक है। इस क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा, लेकिन आई होप कि ये वाले क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे।
अब मैं बात करता हूँ, अब जब मैंने देखो साथ साथ में मुझे इसका इम्पैक्ट दूसरा देना है, मैंने वहां से हटाया था, क्या क्या हटाया था मैंने फाइनेंसिंग कॉस्ट हटाई थी, तो यहाँ पे ऐड कर दो ना फाइनेंसिंग कॉस्ट, कहाँ पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वही तो हटाया था। तो देखो आपने यहाँ पे जो इंटरेस्ट पे किया 22,000, मैंने साथ के साथ लिख दिया। ये काम आपको एग्जाम में करना है ताकि क्या होगा, ये काम आपको एग्जाम में करना है ताकि क्या होगा, कोई आइटम छूटेगा नहीं एटलीस्ट। सेम 7,000 रुपए मैंने वहां से एडजस्ट किए थे और यहाँ पे मैंने इन कर दिए, यहाँ पे ऐड कर दिए क्योंकि इंटरेस्ट मेरे को रिसीव हुआ। अब आपने देखा होगा लॉस ऑन सेल ऑफ इन, ऊपर आता हूं मैं वापस, यहां तक ठीक है। अब अदर एक्सपेंडिचर में आता हूं, बेड डेप्ट एक्सपेंडिचर 12,000 इंक्लूड है और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 9,000 इंक्लूड है। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हाँ ये इन्वेस्टिंग होगी ना, इन्वेस्ट किया मैंने तो उसमें से लॉस हो गया, तो मेरा ये ऑपरेटिंग तो नहीं है, मैंने इसको क्या किया, ऑपरेटिंग में से माइनस कर दिया 79 को, तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, वापस एड बैक कर देंगे। तो मेरा जो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ वो मैं क्या करूंगा, 9,000 रुपए एड बैक कर दूंगा। और बैड डेप्ट, मैंने आपको क्या कहा था, एक डेप्रिसिएशन और एक बैड डेप्ट, ऐसे दो आइटम है जो कि आपको एग्जाम में मिलेंगे, ये नॉन कैश आइटम है, पैसा जो आने वाला था वो नहीं आया, तो एक्चुअल में तो कोई कैश का इंपैक्ट नहीं हुआ, बट बैड डेप्ट आपने एक्सपेंडिचर के रूप में लिख दिया, बैड डेप्ट आपने एक्सपेंडिचर के रूप में लिख दिया, तो इसलिए वापस आपने एड बैक कर दिया। तो यहां पर आपका क्या आ गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अभी तक ये एडजस्टमेंट सारे हो गए ना, कैश, हाँ हाँ सारे हो गए, तो 198 का आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जी अभिषेक। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ जो भी आपका प्लांट एंड मशीनरी है आपने जैसे किया ना, तो शुरू में जहाँ पे पीबीटी से हम उसको ऐड या माइनस कर रहे हैं वो तो समझ में आ गया, जब वापस इसको सर लिख रहे हैं इन्वेस्टिंग में आप दोबारा एंट्री कर रहे हैं, वो मैं उसमें चेंज कर रहा हूँ, वो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसका वो पार्ट तो पार्ट टोटल टू अमाउंट आएगा इंफॉर्मेशन ना है, वो पढ़ उसमें। के, हाँ अच्छा, उसमें तो टोटल अमाउंट आएगा ना, खाली लॉस या सेल नहीं आएगा ना। करेक्ट करेक्ट। अब पॉइंट क्या है, मैं इसको आपको कह रहा हूँ दोनों ट्रीटमेंट एक साथ करना है, बट ये तो मैं यहाँ करके छोड़ गया, मैंने तो वहां दूसरे में नहीं किया, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस में असेट बेचोगे तो आपका कैश फ्लो कितने से इंपैक्ट होगा, जितना आपने कैश लिया है, जितने में आपने असेट सेल किया। सपोज मेरी असेट की वैल्यू थी, आज क्लोजिंग वैल्यू 20,000 थी, मैंने इसको 30,000 में बेचा, मैंने उसको 30,000 में बेचा, तो मेरे पास घर में कैश कितना आया, 30,000 आया ना। तो जब मैं इन्वेस्टिंग की बात करूंगा तो मैं पूरा 30,000 लिखूंगा, ना कि डिफरेंशियल 10,000। अब लेट से मैंने इस एसेट को 15,000 में बेचा और मेरी कॉस्ट थी 20,000, तो 5 का नुकसान हो गया। तो नुकसान का एडजस्टमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करना है, प्रॉफिट का रिमूवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हटाना है। लेकिन जब मैं इन्वेस्टिंग में जाऊंगा तब मैं सिर्फ प्रॉफिट या लॉस की बात नहीं करूंगा, मैं पूरी सेल की वैल्यू की बात करूंगा। अब एक बार पूरी सेल की वैल्यू कितनी है, एक बार थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं, एंड देन मैं जतिन मुझे बस ये वाला पॉइंट कंप्लीट कर दूं, देन आई विल कम टू यू। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो कैसे हटता है ड्रॉ, यहाँ पे आपको दिख रहा है, मेरे को ये नहीं मालूम ये कैसे हटेगा, टेक्निकल हट नहीं रहा मेरे से, इरेजर दिख नहीं रहा मेरे को कहीं पे, इरेजर नहीं होता है क्या, व्यू ड्रॉ, एनीवे लीव इट। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सोल्ड इक्विपमेंट फॉर कैश, सोल्ड इक्विपमेंट फॉर कैश 22,000, तो मुझे कितना कैश मिला, 22,000। मैं इक्विपमेंट को सेल किया तो इन्वेस्टमेंट में जाके कितना बताऊंगा, 22,000। अब यहाँ पे देखिए था कितने का, आपकी कॉस्टिंग थी 67,000 की और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 51,000 था, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, डब्ल्यूडीवी जिसको बोलते हैं, डब्ल्यूडीवी कितनी बची आपकी, 7 - 1 6 और 6 - 15 16,000। आपने कितने में बेचा, आपने 22,000 में बेचा, तो 22,000 माइनस 16,000, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंपैक्ट कितना होगा, 6,000 रुपए का, ये प्रॉफिट है ना।
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 6,000 का इंपैक्ट होगा, तो मैं जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाऊंगा तब 6,000 रुपए हटाऊंगा, इनकम है इसलिए। लेकिन जब मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करूंगा तो पूरा का पूरा 22,000 रुपए मैं लिखूंगा। एक बार इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आते हैं और वहां पे हम 22,000 रुपए देख लेते हैं, सेल ऑफ ये वाला 22,000। ठीक है। आ, हाँ बताएं। आ, जतिन डाउट है अभी भी? एक बार रेज हैंड कर देना जिनका भी डाउट है। ठीक है अभी। हाँ जतिन बोलिए। इसको इसको थोड़ा रिपीट कर देंगे, नहीं समझा ये जो आपने बताया चलेगा। ना, ये एडजस्टमेंट। एक बात तो क्लियर है ना कि मैं असेट को सेल करूंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंपैक्ट या तो प्रॉफिट का होगा या लॉस का होगा। ठीक है। अब जैसे मैं इस लाइन को पढ़ रहा हूं, ये असेट बेची 22,000 में, सेल 22,000 में की, नेट कॉस्ट कितनी थी? ग्रॉस वैल्यू 67 थी, आज तक डेप्रिसिएशन 51 लगा दिया, तो मेरा आज बुक्स में वैल्यू कितना है उस असेट्स का? 16,000। तो मैंने क्या किया? प्रॉफिट 6,000 रुपए कमाया। अब जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे तब आपको 6,000 रुपीज दिखाई देंगे। कहाँ पे 6,000? एक बार नीचे आते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको 6,000 दिखाई देगा यहाँ पर। ये देखो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 6,000 रुपए। आपने इस 6,000 का क्या किया? मैंने नेट प्रॉफिट से स्टार्ट किया था, इसमें एक 6,000 रुपए ऐड है, और मैं क्या कर रहा हूँ? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये जो 6,000 रुपए ऐड है वो इन्वेस्टिंग का इनकम है, तो मैं इसको हटाऊंगा। तो मैंने क्या किया? 6,000 रुपए माइनस किया। आप यहाँ पे आइए एक बार सॉल्यूशन में, और आपको यहाँ पे दिखेगा ये 6,000 रुपए मैंने, ये 6,000 रुपए मैंने माइनस कर दी। अब जब मैंने सेल किया है तो मेरा कैश बढ़ा। क्या चीज सेल किया? इन्वेस्टमेंट। जो भी मेरा इक्विपमेंट था, जो भी मेरा असेट था, उस असेट को सेल किया तो मेरा कैश बढ़ा। कितने से बढ़ा? 22,000 से, पूरी सेल वैल्यू से। तो मैंने यहां पे 22,000 रुपए बता दिया। ठीक है। एक और सेम एक दो एग्जांपल और है इसमें, तो अपने का जो डाउट है ना वो शायद इसमें कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश 1,73,000। तो ये क्या होगा? कैश में किया है। हाँ। इक्विपमेंट खरीदा है, और इक्विपमेंट कौन सी एक्टिविटी होगी? एक बार चैट में बताना, इक्विपमेंट कौन सी एक्टिविटी होगी? आंसर इज इन्वेस्टिंग। तो अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सीधा जाके आप देख लो 1,73,000 रुपए, 1,73,000। ठीक है। और ऊपर आते हैं। अब परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट 49,000। ये मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी? आंसर इज इन्वेस्टिंग। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि 49 जो मैं ले रहा हूं ना, वो मैं कैश में नहीं ले रहा हूं, क्रेडिट में ले रहा हूं, उधार में ले रहा हूं। अगर मैं उधार में लेता हूं तो मुझे कैश पे करना है, नहीं पे करना, तो इट मींस इट इज नॉन कैश आइटम। अब आप कहेंगे सर नॉन कैश आइटम को आपने ऐड बैक क्यों नहीं किया? सर नॉन कैश एक्सपेंडिचर को ऐड करते हैं। क्या इन्वेस्टमेंट परचेज करना क्रेडिट में आपका एक्सपेंडिचर आइटम है? नहीं, ये असेट आइटम है बैलेंस शीट का। इसीलिए हमने इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्ट नहीं किया। सोल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर कैश 42,000। अब आप एक मुझे बताओ इसका क्या क्या इंपैक्ट होगा? इसका क्या क्या इंपैक्ट होगा? पहले मुझे सिंपल बता दो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैं कितना रुपए लिखूंगा? इन्वेस्टिंग में कितना रुपए लिखूंगा, ये चीज मुझे बता दीजिए आप। पूरा का पूरा 42,000। अच्छा, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी कर चुका हूं मैं, बट फिर भी एक बार डबल चेक कर लेता हूं ना। मेरा ये इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट था 51 और बेचा 42 में, तो लॉस हुआ कितने का? कितने का लॉस हुआ? लॉस मेरा हुआ 42 और 8, 50 और 1 का 9,000 रुपए का। अब आप देख लीजिए वापस, यहाँ पे आपको अदर एक्सपेंडिचर में लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 9,000 रुपए दिखेगा, एंड यू हैव ऑलरेडी एडेड दिस 9,000 रुपए इन द नॉन ऑपरेटिंग आइटम में। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं।
नितिन बताएं। सर वो बगल में वो सर, मैं सर जस्ट रबर के लिए बता रहा हूँ, वो पेन के हाँ बिल्कुल लेफ्ट साइड में है पेन, ये वाला। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, ये हाँ 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 हाँ, ये अरे है। यार थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यही मैं देख रहा था। ठीक है, अरे वाह बढ़िया हो गया। अब एक बार बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अ, हम कहाँ पे थे? इसको मिटाना था मुझे, हाँ। अब देखिए यहाँ पे देखो, इश्यूड शेयर एट पार फॉर कैश 1 लाख रुपए। एक सिंपल लाइन आइटम होगा, इम्पैक्ट क्या इम्पैक्ट होगा? मैंने शेयर कैश में किया, कैश घर में आया, और शेयर्स क्या है मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके सिंपली 1 लाख रुपए कैश आप बढ़ा दीजिए, दैट्स इट। पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब एक बार और आते हैं, रिडीमेबल, उसके बाद क्या, कन्वर्टेबल डिबेंचर कन्वर्ट कर दिया इक्विटी में। अब यार डिबेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट किया, कन्वर्टेबल डिबेंचर जो होते हैं, तो मेरे पास में कैश आया क्या? नहीं, पहले वो लोगों का नाम था डिबेंचर, अब लोगों का नाम क्या हो गया? इक्विटी शेयर। तो देयर इज नो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, देयर इज नो इश्यूएंस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो मेरे पास में घर में कैश नहीं आएगा, डिबेंच क्रेडिट लाइबिलिटी साइड में डिबेंचर था, अब मैं उसे इक्विटी शेयर कैपिटल में दिखाऊंगा, दैट्स इट। ठीक है। डिविडेंड पे किया 25,000 रुपए। डिविडेंड आपकी क्या एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, हाँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, नीचे मैं भी नॉन वो कर रहा हूँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप 25,000 रुपए आपको डिविडेंड दिखाई देगा। मैंने ये 1 लाख रुपए कर लिया, और मैंने ये 25,000 रुपए कर लिया, ठीक है। आगे आता हूं। देन उसके बाद मैं क्या कह रहा है, रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर 27,000। मतलब ये सिर्फ बैलेंस शीट आइटम है, उसमें प्रॉफिट लॉस का कोई हिसाब किताब नहीं होता। तो 27,000 रिडीम किया, मतलब मैंने रिडीम का मतलब क्या होता है? पे कर दिया। तो आपको यहाँ पर रिडम्पशन 27,000 मुझे पे आउट दिखाई देगा यहाँ पे, 27,000 का, ठीक है। मैं पहले फुटनोट कंप्लीट करता हूँ, फिर बैलेंस शीट में आता हूँ। उसके बाद में लोन का रीपेमेंट किया 1,000 रुपए का। 1,000 रुपए का लोन का रीपेमेंट किया, मतलब मेरा जो भी लोन था, यहाँ पे आपको 1,000 रुपए का लोन का रीपेमेंट आएगा, ठीक है। अब एक लास्ट आइटम यहाँ पे बचा है, राइट ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल। अब हम ट्रेड रिसीवेबल में आते हैं सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल, अभी देखो हमने क्या किया, बीच में हम लोग चले गए थे इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में। अब वापस हमारा ये वाला पार्ट तो पेंडिंग है ना, एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बाकी है, राइट। तो अब एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल को हम एक बार देख लेते हैं, ये वाले पार्ट को हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, ये मैंने क्या कहा था, अगर करंट असेट इंक्रीज हो रहा है, मतलब असेट्स एक इंक्रीज हो रही है, तो मेरा कैश पर क्या इंपैक्ट होगा? माइनस करना पड़ेगा मुझे। अगर करंट असेट इंक्रीज हो रही है, तो करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो क्या करूंगा भाई? करंट असेट का जो इंपैक्ट है उसका जस्ट अपोजिट दे दूंगा, प्लस कर दूंगा। करंट असेट अगर डिक्रीज हो रही है, तो जब इंक्रीज हुई तो मैंने माइनस किया, तो डिक्रीज में मैं क्या करूंगा? प्लस। करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज में मैंने क्या किया था? प्लस, तो अब क्या करूंगा? माइनस। ये गलती मत करना, ये मैक्सिमम चांस है मिस्टेक होने के। आ जाइए, आपको इन वर्किंग कैपिटल के बैलेंस कहां दिखाई देंगे? बैलेंस शीट में। तो हमें थोड़ा बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। जब बैलेंस शीट में जाओगे, आपको पहले मैं ट्रेड रिसीवेबल की बात, इसकी बात कर लेता हूं। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को हम अभी टच नहीं कर रहे। क्यों टच नहीं कर रहे? क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी 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 सॉरी, मैं डायरेक्ट मेथड में चला गया, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। इन्वेंट्री क्या है? मेरी करंट असेट, ये क्या हो रही है? इंक्रीज। अगर करंट असेट इंक्रीज हो रही है, तो मैं क्या करूंगा? एक असेट इंक्रीज हो रही है तो कैश कम हो जाएगा, तो मेरा कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा। आप 58,000 का डिक्रीज हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए 58,000। मैं अभी इनडायरेक्ट मेथड यूज कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे आपको इंक्रीज इन इन्वेंट्री 58,000 रुपए से डिक्रीज हो गया। क्लियर? एक बार ट्रेड रिसीवेबल में आते हैं। ट्रेड रिसीवेबल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ट्रेड रिसीवेबल का जो बैलेंस है ना,
अब देखो ट्रेड रिसीवेबल के साथ इसने 2 नंबर लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे थोड़ी डिटेल है। एक बार हम डिटेल में जाते हैं। डिटेल में क्या कह रहा है ये ट्रेड रिसीवेबल के बारे में? ये बोलता है 1 लाख का बैलेंस था, वो हो गया 1,34,000। ठीक है, अगर इतना इंफॉर्मेशन होता तो मेरा काम हो जाता, बट यहाँ पे कुछ इसने माइनस किया है और नीचे एक इंफॉर्मेशन थी राइट ऑफ। ये थोड़ा दोनों का समझिएगा क्या इंपैक्ट है। देखो 7,000 से 9,000 हुआ, कितना इंक्रीज हुआ? 2,000 रुपए। कि 2,000 रुपए क्या है? कोई तरह का अलाउंस होगा, उसने पे नहीं किया होगा, उसको रिडक्शन दिया। प्लस प्लस हमने एक नीचे लिखा कि राइट ऑफ आपने कितना किया है? 10,000 रुपए। किसको राइट ऑफ किया? डेटर्स को। मतलब एक तो इंपैक्ट हो गया 2,000 रुपए का और एक इंपैक्ट हो गया 10,000 का। अब आप एक गौर करो, हो सकता है थोड़ा नॉमेनक्लेचर डिफरेंट है, लेकिन 10 + 2 को अगर टोटल करूंगा तो कितना आएगा? 12,000 आएगा। ये 12,000 का इंपैक्ट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया है, 100% दिया है, अदरवाइज बैलेंस शीट में वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। उसका नाम हमने क्या रखा था? बैड डेब्ट। उसका नाम हमने क्या रखा? बैड डेब्ट। यू गॉट माय पॉइंट? तो आप क्या कर सकते हो, इसका मेन डिफरेंशियल अमाउंट कितना है यहां पर देखो। नेट में अगर बात करोगे आपका कितना है? 23, 25 और 7, 32,000। ठीक है, 32,000 और प्लस आपका नॉन कैश आइटम है बैड डेब्ट। तो आपका मेन जो इंक्रीज हुआ वो 44,000 से हुआ। दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं यहां से लेता हूं, लेट्स से यहां पे डिफरेंस लेता हूं, ये 34,000 है। अगर ये 34,000 है और इस 34,000 में मैंने 10,000 रुपए कम कर दिया है ऑन अकाउंट ऑफ राइट ऑफ। अगर वो कम नहीं, राइट ऑफ इज एन ओनली अकाउंटिंग एंट्री। राइट ऑफ के कारण आपका क्या होता है? कैश इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता। तो आप क्या करोगे? 10,000 रुपए इंक्रीज कर दोगे। तो बेसिकली आपका चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल वुड कम्स टू 44,000। इस पूरे क्वेश्चन में मुझे सबसे इंपॉर्टेंट ये लगा इसका कैलकुलेशन। ये थोड़ा सा टफ था, आई होप इट इज क्लियर। अगर एग्जाम में क्लियर नहीं भी होता है तो भी चलता है, तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बड़ी। अब आपको यहां पर जो 44,000 का ट्रेड रिसीवेबल का इंक्रीज है, इंक्रीज तो माइनस कर दिया। हाँ, कोई अब एक किसी ने रेज किया था हैंड। करंट असेट इंक्रीज, मेरा असेट इंक्रीज हो तो मैंने माइनस किया, तो एक माइनस किया तो डिक्रीज तो प्लस हो गया। अगर वो माइनस वो प्लस। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल अभिषेक, एब्सोल्युटली। मैं 10-15 मिनट और इस क्वेश्चन को देखूंगा, उसके बाद जितना हुआ उतना ठीक है। ठीक है, आदित्य बताएं। आदित्य बताएं। हेलो, आ रही है आवाज सर आपको? अब आ रही हेलो। है। हाँ सर, दो मेरे डाउट थे इसमें। एक तो जब आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी के थ्रू 1 लाख रुपए रेज किए हैं हमने, तब इसका इम्पैक्ट सिर्फ फाइनेंस में दिखाया हमने, कैश के ऑपरेटिंग एक्टिविटी के में कुछ नहीं दिखाया इसका इम्पैक्ट। क्योंकि ऐसा है इसका ना? कोई दूसरा इम्पैक्ट नहीं था। क्योंकि नॉन कैश का ही दिखाना है, सिर्फ ये कैश क्योंकि रेज किया इसलिए हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं दिखाएंगे, ऐसा? करेक्ट, क्योंकि देखिए सिर्फ बैलेंस शीट आइटम है। हाँ हाँ। इसमें क्या होता है कि मैंने सपोज करिए अगर इश्यू करता एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, वो सब चीजें होती तो वो बहुत क्लमजी बना देता, वो नहीं आएगा। मतलब उसमें क्या कोई एलिमेंट ही नहीं है इनकम का या एक्सपेंडिचर का, देयरफॉर हमने सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उसको ऐड किया। ओके। एक, अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही अगर हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, सपोज 3,000 का इंटरेस्ट है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 3,000 रुपये प्लस होंगे, और 3,000 रुपये हम लोगों ने पे कर दिए इंटरेस्ट के, पेड है ना? तो मतलब तो इसमें माइनस होंगे, माइनस होंगे फाइनेंस में, माइनस और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो प्लस होंगे। प्लस हो जाएंगे। प्लस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है वो 3,000 रुपए माइनस करके कैलकुलेट किया हुआ है। ओके, और डिविडेंड पेड का भी ऐसा ही है, डिविडेंड पेड का फाइनेंसिंग आप से देख लेना। माइनस होंगे। नहीं, और डिविडेंड पेड का जरूरी नहीं है, आप देखो। एक मिनट, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अब आप मुझे देखो, यहां पर आपको कहीं पे डिविडेंड पेड दिखाई दे रहा है? यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बैक डिविडेंड पेड को मैंने ऐड बैक किया, यहाँ पे एक बार देखना, मुझे कहीं नहीं दिख रहा। क्यों नहीं। नहीं किया? क्योंकि जो ये वाला फिगर है ना,
ये जो फिगर हमने पिक किया है ना, इसके अंदर डिविडेंड ऐड या लेस नहीं है, मतलब डिविडेंड रिसीव्ड या डिविडेंड पेड ऐड या लेस नहीं है, आपके इसके बाद में है जो ट्रांजेक्शन 70,000 के अंदर है। एक और ऊपर आ रहा हूं मैं, ऊपर आ रहा हूं मैं, यहां पर आपका 70,000 का बाइफर्केशन ये था, ठीक है। यहां पे डिविडेंड आपने पे किया है, ना इसमें है ना इसमें है, फाइनेंसिंग कॉस्ट में हो सकता है। एक बार देखो फाइनेंसिंग कॉस्ट में ब्रेकअप क्या है। फाइनेंसिंग कॉस्ट का जो ब्रेकअप था, फाइनेंसिंग कॉस्ट का जो ब्रेकअप था दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट पेड मान लिया था इसने, ठीक है। डेप्रिसिएशन, इसमें डिविडेंड नहीं है, इसमें डिविडेंड नहीं, देयरफॉर जब हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बात की वहां पे डिविडेंड पेड को ऐड नहीं किया। तो सर अगर अगर क्वेश्चन में दिया हो कि हाँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमने डिविडेंड पे किया है, हाँ, तो वहां पे फाइनेंसिंग में डिविडेंड को माइनस करेंगे और फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे ना, ऑपरेटिंग अगर में दिया है। प्लस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो ऑपरेटिंग में स्टार्ट करता हूं ना, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करता हूं। भाई डिविडेंड कब आता है? टैक्स के बाद, इसमें अच्छा। टैक्स माइनस करूंगा तो पैट आएगा, और पैट के बाद में डिविडेंड आएगा। एम आई राइट? हम्म। अब आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ना तो आपने टैक्स माइनस किया ना आपने डिविडेंड माइनस किया। इसका मतलब क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो आपने मानी है वो डिविडेंड के इग्नोर करते हुए मानी है, देयरफॉर इट विल नेवर कम इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उसका इम्पैक्ट दिखेगा इसका मतलब। फाइनेंसिंग की बनी। और सर अगर अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमने कहीं की थी और वहां से डिविडेंड आया है तो उस केस में क्या होगा? उसमें देखो, ये देखो ना, इंटरेस्ट इनकम आपका माइनस आया हुआ है, डिविडेंड आया हुआ है, इंटरेस्ट आया हुआ है, वटेवर। अब इसने बोला हाँ। अपने ऊपर हमने जो 70 था उसकी कैलकुलेशन में ये 13,000 भी ऐड था, हम्म। तो अब ये इंक्लूड है तो हमें हटाना पड़ेगा। तो ठीक है। इसीलिए हटाने के लिए क्या क्या, एक अपने ऑपरेटिंग में से आइटम हटा दिया, और दूसरा वहां पे जाके ऐड कर दिया इन्वेस्टिंग में। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, ठीक है। अब 10 मिनट और पढ़ लेते हैं, और इसमें अब क्या बचा है? इन्वेंट्री, उसकी बात कर रहे थे, इन्वेंट्रीज की बात कर रहे थे हम लोग। इन्वेंट्री का काम खत्म हो गया, ट्रेड रिसीवेबल का काम खत्म हो गया। अब देखो प्रीपेड एक्सपेंडिचर, प्रीपेड एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो माई करंट असेट। कितना है? 5,000 से 3,000 हो गया, माइनस 2,000 रुपए हो गया। एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल में क्या होगा? मेरा करंट असेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो मैं क्या करूंगा? प्लस करूंगा। नीचे आ जाइए, आपको यहां पर प्लस का साइन दिखाई देगा। सॉरी 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 सॉरी, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंडिचर। आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल के अंदर डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंडिचर, आपको प्लस का साइन दिखाई दिया। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब मेरा क्या हुआ? ये वाले पार्ट तीनों कवर हो गए, ये वाले पार्ट 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 कवर हो गए, ये हो गया। अब एक बार है ना, हम मेन बैलेंस शीट में आते हैं। मेन बैलेंस शीट में हमने इन्वेंट्री तो कवर कर ली, इन्वेंट्री कवर कर ली थी। उसके बाद में क्या बचा? मैं वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा हूं। ट्रेड रिसीवेबल हम बात कर चुके हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमें लेना नहीं है क्योंकि एंडिंग रिजल्ट तो वही है। अदर करंट असेट क्या हो रहा है? 5,000 से 3,000। ये क्या था? ये हमने अभी जस्ट बात की, प्रीपेड एक्सपेंडिचर, तो ये भी हो गया मेरा असेट सारा कंप्लीट। लाइबिलिटी में आते हैं। लाइबिलिटी में देखो, बिल्स जो पे करना था, पेबल, वो कितना हुआ? 62 से 1,11,000। ये कितना है? 49,000 इंक्रीज हो गया। 49,000 अगर इंक्रीज हो गया मेरा, अगर मेरा करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो मैं क्या करता हूं? मैं प्लस करता हूं। तो इंक्रीज इन बिल्स पेबल 49,000। एक बार नीचे आ जाइए और देख लीजिए, इंक्रीज इन बिल्स पेबल। ट्रेड रिसीवेबल कुछ अलग देख लिया क्या मैंने? एक सेकंड, बिल्स पेबल का क्लासिफिकेशन कहां पे था? एक बार देख लूं, कहीं अलग जगह था क्या? अच्छा, फाइनेंसिंग करंट लाइबिलिटी के ऊपर था, तो मतलब ये एज्यूम करता है ये करंट लाइबिलिटी नहीं है, तो हम डायरेक्टली अदर लाइबिलिटी को एडजस्ट कर देंगे। इसको 49,000 को नीचे दिखा दूंगा मैं आपको सेपरेटली। ठीक है, अभी मेरा
करंट लाइबिलिटी के अंदर फाइनेंसिंग लाइबिलिटी क्या है, 57,000 की जगह 56,000 हो गया। ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बोरिंग, लोन पे किया, लोन पे किया था ना, तो हम लोग बात कर चुके हैं 1,000 का लोन का रीपेमेंट ऑलरेडी। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल क्या है, 14,000, क्या हुआ है, मेरा डिक्रीज हुआ है, मेरा 193 था 179 है, डिक्रीज हुआ तो कैश भी डिक्रीज हो जाएगा, तो आपको ये 14,000 यहाँ पे दिखाई देगा। 14,000 कहाँ दिखा दिया, ये रहा 14,000 का, कुछ नहीं किया था, ये 14,000 का ये रहा, ठीक है। सारे खत्म हो गए आइटम, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आ गया कंप्लीट, ठीक है। और करंट लाइबिलिटी हो गई मेरी, करंट टैक्स लाइबिलिटी, हाँ ये देखिए, करंट टैक्स लाइबिलिटी कितनी है मेरी, 20,000 थी और 35,000 मैंने क्लोजिंग करी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टैक्स का एक्सपेंडिचर कितना है, 27,000, ठीक है। मेरी वहां पे कितनी इंक्रीज है डिक्रीज है, 15,000 की, और यहाँ पे 27,000। तो अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ माइनस करेंगे ना कैश फ्लो में, एक जगह माइनस करते हैं टैक्स पेड, ठीक है। यहाँ पर जो टैक्स पेड माइनस करते हैं ना, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देख लीजिए आप। इनकम टैक्स पेड का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होगा, ओपनिंग प्रोविजन, ओपनिंग प्रोविजन प्लस ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना इनकम टैक्स का प्रोविजन बनाया और लेस क्लोजिंग प्रोविजन, ये जो नेट अमाउंट आएगा ना, ये इनकम टैक्स पेड था। एक बार ओपनिंग में देखें कितना था इसका इनकम टैक्स का प्रोविजन, एक सेकंड अभिषेक, एक मिनट दीजिएगा करें। इनकम टैक्स का प्रोविजन था मेरा 20,000 रुपए, मेरा ओपनिंग था 20,000 रुपए, ठीक है। मैंने करंट ईयर में प्रोविजन बनाया 27,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 27,000 रुपए का फिगर होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मतलब क्या है, ये कैश पेमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर का जो पेमेंट होता है वो नेक्स्ट ईयर होता है, साल खत्म होने के बाद होता है। जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी इनकम टैक्स ऑडिट हो रही है, हम अपना रिटर्न फाइल करते हैं, कब फाइल करते हैं, मार्च के बाद ही करते हैं ना, ठीक है। तो मतलब जो उस अप्रैल टू मार्च का जो बैलेंस शीट बना है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना है, वहां पे जो इनकम टैक्स है दैट विल बी फॉर द ईयर एज एन एक्सपेंडिचर, बट कितना कैश आउटफ्लो हुआ उसको आपको जज करने के लिए इस टैक्स की लाइबिलिटी का जो प्रोविजन है, इसका नाम क्या हो सकता है, करंट टैक्स लाइबिलिटी हो सकता है, प्रोविजन फॉर टैक्स नाम भी हो सकता है कई बार, ठीक है। ऐसा कुछ नाम हो सकता है, वर्ड टैक्स जरूर होगा। तो इसको क्या करना है, इसको आपको एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल में नहीं लेना, लेकिन आपको किस में लेना है, आपको जो टैक्स पेमेंट किया है ना, माइनस करोगे ना, उसके साथ लेना है। ओपनिंग कितना था, ओपनिंग था 20,000, उसमें 27 ऐड किया, क्लोजिंग बचा 35, कितना होगा, -15, तो 12,000 बचेगा ना ये तो वाला, मतलब 12,000 रुपए क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर आपने 12,000 रुपए का इनकम टैक्स पे किया है। नाउ अब आप जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाओगे, तब आपको यहाँ पे माइनस कितना दिखेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस दिखेगा 12,000 रुपए, ठीक है। सो ऑलमोस्ट आई हैव कवर एवरीथिंग। इन एक मिनट मैं देख लेता हूँ कोई आइटम छूटा है क्या, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा 26,000 रुपए, ये हो गया, ये हो गया, ऑलमोस्ट सारे आइटम कवर हो गए। कुछ आइटम छूटा है तो आप देख लीजिएगा, बट इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। मैं सिर्फ यही करूंगा, डायरेक्ट के लिए आप एक बार देख लेना, मैं एक बात रिपीट करता हूँ अभिषेक, उसके बाद अनम्यूट करता हूँ। डायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट मेथड में सिर्फ एक ही चीज, आपकी तीन जो वर्किंग नोट बनता है ना, सबसे पहला वर्किंग नोट कौन सा बनेगा, कि आपने कितना कैश पे किया सप्लायर को, दूसरा बनेगा कितना आपने कैश कलेक्ट किया कस्टमर से, ये दो ही इंपॉर्टेंट है। इसको जो डे 6 का वीडियो है ना, प्लीज वो रेफर कर लेना, डे 6 का जो वीडियो है ना वो रेफर करना, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ अभिषेक। सर जैसे ये अभी जो इनकम टैक्स का आपने समझाया ना, इसमें फॉर एग्जांपल आपका जो पी एन एल में जो इनकम टैक्स अमाउंट दिया है वो तो इस साल का जो एक्चुअल जो एक्रूड है, मतलब जो उसका बना है टैक्स का खर्चा, राइट ठीक राइट है। हाँ, कितना पे किया दैट इज इमेटीरियल, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। राइट। अभी सर कभी कभी ना क्या हो रहा है, जैसे आपका प्रोविजन फॉर टैक्स वो आपका दे दिया है करंट लाइबिलिटी में, वो दिख रहा है बैलेंस शीट में, ठीक है। हम्म वहां से हम प्लस ओपनिंग माइनस वो करके जो फॉर्मूला आपने दिया कर निकाल लेंगे। कभी कभी करंट एसेट एसेट में एक एडवांस टैक्स भी दे देता है, ठीक है। हम्म
उसी बैलेंस शीट में। तो ये जो एडवांस टैक्स का ट्रीटमेंट है वो वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में ही जाएगा ना, वो इनकम टैक्स में कुछ वो उसमें वर्किंग घुसाएंगे नहीं। कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं ना, मतलब वैसे तो क्या, ठीक है। मतलब हम जो एक्चुअली करते हैं ना वो बड़ा क्वेश्चन बड़ा होता है, तो उसको छोड़ दीजिए आप, ठीक उसको तो ना ठीक है। वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ ले लीजिएगा, दैट्स इट। और बाकी जो ये मैंने देखो ठीक। बहुत और अच्छा इनकम क्वेश्चन है, टैक्स में आपने जो अभी बताया फॉर्मूला। हाँ। लास्ट ईयर के क्वेश्चन में दोनों फिगर थे, ठीक है। तो जो आपका एडवांस टैक्स पेड है उसको तो आप एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में ले लीजिएगा, और जो ये प्रोविजन फॉर टैक्स है इसको प्लस माइनस करके आप निकाल लीजिएगा कितना टैक्स पे किया है। ठीक है सर। हाँ सैली। सर मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो ये कि हमने लॉस को जो 9,000 है उसको हमने ऑपरेटिंग इनकम में ऐड करा है, राइट? वो सब्ट्रैक्ट करा है, राइट? ओके, तो किसको? जब हम लॉस जो हमारा हो गया था, जो करेक्ट। 9,000 का फिगर है, तो अगर हम बैड डेट को ऐड कर रहे हैं और हम लॉस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम दो नहीं, चीजों लॉस को। को भी एड बैक कर रहे हैं, एक मिनट में वापस आता हूँ, लॉस को भी एड बैक ही किया था, एक मिनट आओ यहाँ पे। देखो, लॉस मतलब खर्चा हो गया ना। हाँ जी, तो जो भी हमारी तरफ से जा रहा है लॉस के फॉर्म में जाए या फिर बैड डेट के फॉर्म में, विच वी हैव एक्चुअली लॉस्ट, हाँ, वो दोनों ऐड होगा। देखो आप लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने ऐड ही किया, प्लस किया था, और जो प्रॉफिट है वो देखो प्रॉफिट आपको माइनस दिखेगा यहाँ पर, देखो माइनस है तो मैंने माइनस मतलब ब्रैकेट में लिख दिया इस बुक में, और इसने प्लस था इसलिए इसको ओपन रखा। ओके, और ये जो लॉस है ये ऑपरेटिंग इनकम के अलावा भी कहीं पर अकाउंट होगा, फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग में भी? इन्वेस्टिंग में होगा पर वो लॉस नहीं होगा, उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको बेचा तो फिर क्या होगा, खाली लॉस या खाली प्रॉफिट तो कैश नहीं आता ना। कैश क्या आता है, जितनी असेट को जितनी वैल्यू में सेल किया वो अमाउंट आता है। तो आपको वो फिगर देखना पड़ेगा कि उस असेट को सेल करने के लिए उस प्रॉपर्टी को सेल कितने में किया था, हमारे क्वेश्चन में 22,000 में सेल किया था, जिसके अंदर 9,000 का लॉस या जो भी प्रॉफिट है वो इंक्लूड है। अच्छा, तो वहां पे पूरा 22,000 ऐड करेंगे? पूरा 22,000, एंड एक और था एक हमारा, वो पूरा ही आएगा, राइट। ओके, ठीक है ठीक है। और एक क्वेश्चन और सर, ये राइट ऑफ को आपने कैसे ट्रीट किया है? राइट ऑफ को ट्रीट किया है, देखो मैं बताऊं, राइट ऑफ इज एन मतलब वो थोड़ा सा ना वो वाला प्रॉब्लमेटिक इसमें था क्वेश्चन में। अब मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप समझ लीजिए, मैं एक बार वापस उसमें, डेटर्स का बैलेंस कहाँ पे है, डेटर्स का बैलेंस था मेरा, ये नीचे वर्किंग नोट में दिया हुआ था, एक बार वापस समझ लीजिए। मेरा इसमें क्या हुआ, इसने दिया 1,00,000 से 1,34,000, ठीक है। तो मेरा ग्रॉस में बात करता हूं मैं पहले, तो 1,34 में मतलब डायरेक्टली इंक्रीज कितना, 34,000, पर राइट ऑफ करूंगा तो मेरा बैलेंस तो कम हो गया ना। तो मतलब ये बैलेंस जो 1,34 है ना, ये 1,34 नहीं है, ये 1,44 है, 1,44,000 है। देयरफॉर एक्चुअली जो इंक्रीज हुआ है डेटर्स में बिकॉज ऑफ सेल, बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट, वो कितना इंक्रीज हुआ, वो 44,000 इंक्रीज हुआ है, मैंने एड बैक किया। अब आप कहेंगे एड बैक 10 क्यों किया, एक्चुअल में तो बैड डेट 12 का फिगर है, एक्चुअल में तो बैड डेट 12 है ना, हाँ 12 है, तो मैं 12 ही ऐड कर रहा हूं। देखो अगर आप यहां पे ऐड करते 93 से 1,25, कितना फिगर इंक्रीज हुआ, 25 और 7, 32, 7 3 10 तो 12, 32, और 32 में 12 ऐड कर दो, पूरा जो बैड डेट है 10 उस तरीके से, और 2,000 रुपए का एडिशनल कोई अलाउंस दे दिया, टोटल जो उसने एक्सपेंडिचर लिखा है वो 12,000 लिखा है, तो मैं ऐड 12,000 ही कर रहा हूं। जब मैं ग्रॉस बेसिस पे ले रहा हूं तब आपको लगेगा कि मैं खाली 10 कर रहा हूं, पर मैं 10 नहीं कर रहा, मैं टोटल 12 कर रहा हूं, ठीक है। जितना ठीक है, मेरे हिसाब से कैश फ्लो के ऊपर हमने एक अच्छा साइजेबल टाइम स्पेंड कर दिया, डिस्कशन भी कर दिया बेटर, और अब मुझे लगता है कि हम लोग मतलब वो कर सकते हैं, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इज इट ओके, मतलब मोस्टली आपका हो गया। अब डायरेक्ट मेथड के लिए मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ, डायरेक्ट मेथड के लिए मैंने एक एक्सेल शीट पर यूज की थी लास्ट, देखो डायरेक्ट मेथड में आप हमेशा याद रखना कि आपका आपके जो इंपॉर्टेंट, देखो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग सेम रहेगा, उसमें तो कुछ कोई दिक्कत ही नहीं है, जितने कैश में इनकम है जितने कैश में एक्सपेंडिचर है वो आपको लिखना है, सिर्फ आपके ये दो इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट बनेंगे फॉर कैश फ्लो फ्रॉम डायरेक्ट मेथड, कितना आपने कैश रिसीव किया डेटर से, ये कंपेरेटिवली इजी है, ये वाला पार्ट इजी है, और ये वाला पार्ट थोड़ा सा टफ है, और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कहूं,
ये करूंगा। क्या करता हूं, सबसे पहले मैं निकालता हूं कैलकुलेशन ऑफ परचेज फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सबसे पहले मैंने क्या किया, परचेज का कैलकुलेशन किया, सीओजीएस का फॉर्मूला किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपके पास में इन्वेंट्री का फिगर है, क्लोजिंग स्टॉक का फिगर है, तो मैं क्या करूंगा, परचेज कैलकुलेट करूंगा। इस परचेज को फिर मैं यूज करूंगा टू कैलकुलेट द अमाउंट पेड टू द सप्लायर। ठीक है, सो ये आप डे 6 का वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट आप क्या चाहते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट विच यू एक्सपेक्ट, एक बार मुझे बता दीजिए, क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट और रेशियो एनालिसिस। ओके, ठीक है। रेशियो एनालिसिस एक बार देख लेते हैं, जो मैम ने क्वेश्चन दिए हैं उतना ही हम एक बार यूज कर लेते हैं, जो एडजस्टेड ट्रायल के लिए हम पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम, और जनरल एंट्री भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अब ये मैं बंद करता हूँ और 2 मिनट दीजिएगा मुझे पहले। इन्वेंट्री करवा दूंगा, रेशियो करवा दूंगा, ठीक है, ठीक है। पहले एक बार रेशियो कर लेते हैं, और इन्वेंट्री का थोड़ा सा मैं ना जो आपने दिया वो एक बार मैं ओपन करके देख लूंगा एंड देन आई विल सॉल्व। ठीक है, पहले हम रेशियो से स्टार्ट कर लेते हैं। रेशियो क्या है, रेशियो आपको फॉर्मूला याद करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब जैसे मैं बात करूं रेशियो एनालिसिस का, जो मैम ने ये वाला सीट दिया, राइट, सॉल्यूशन, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि दो इंफॉर्मेशन आपको दी है, वर्किंग कैपिटल और करंट रेशियो, दैट्स इट। अब मुझे बताइए करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, डिवाइड इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे करंट एसेट इक्वल टू कितना आ गया, 2CL। इसको यहाँ पे फिगर पुट किया है उन्होंने, 2CL, करंट एसेट की जगह उन्होंने लिख दिया 2CL माइनस CL इज इक्वल टू कितना हुआ, 3 लाख रुपए। पेपर आपने मुझे दिया है क्या, अभिषेक, अभिषेक आपने मुझे इसका रेशियो का क्वेश्चन भी दिया है क्या, एक सेकेंड, क्वेश्चन भी दिया है ना आपने, एक मैं डाउनलोड कर देता हूँ सर, वो मेरे से डाउनलोड नहीं हुआ, मैंने डाउनलोड नहीं किया, 1 मिनट दीजिए। 10 मिनट, 10 मिनट में ना रेशियो खत्म कर लेते हैं, 10 से 15 मिनट में, फिर हम लोग मतलब उस पर चले जाएंगे इन्वेंट्री में, ठीक है। 10 से 15 मिनट ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे।
अब यहाँ पर ये सॉल्यूशन है और ये रेशियो नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है। जैसे ये छोटे छोटे हैं, यहाँ पे दिया था वर्किंग कैपिटल निकालो, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। और करंट रेशियो कितना दिया हुआ है? 2:1 दिया हुआ है। मतलब क्या हुआ? करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो यहां से क्या हुआ? करंट असेट इज इक्वल टू 2CL। 2CL जब यहाँ पे डाला तो 2 करंट लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 3 लाख, करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 3 लाख। तो करंट असेट्स कितना हुआ? 2 लाख रुपए। ठीक है। अब इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है? सॉरी, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक रेशियो का फॉर्मूला है आपका करंट असेट्स, उसमें माइनस करना है इन्वेंट्री और माइनस करना है प्रीपेड एक्सपेंडिचर। फॉर्मूला वही सेम है, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। जो हमने करंट रेशियो का फॉर्मूला पढ़ा था उसमें करंट असेट की जगह क्विक असेट होती है। इन्वेंट्री माइनस कर दूंगा, प्रीपेड एक्सपेंडिचर माइनस कर दूंगा। तो करंट असेट कितनी थी? 6 लाख रुपए। यहाँ पे इन्वेंट्री का फिगर 1 लाख था, प्रीपेड का नहीं दिया हुआ, और डिवाइडेड बाई 3 लाख। तो 3 बाई सॉरी 3 और 1 4, सॉरी 5 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख, 1.67 आ जाएगा। ठीक है, इज इट ओके? ठीक है, एक कुछ देख लेते हैं। वर्किंग कैपिटल मेरा हो गया। हाँ आदित्य। सर इसमें हेलो हाँ जी बताएं। सर, इसमें रेशियो वाले क्वेश्चन में कितनी रेशियो निकालनी रहती है मतलब आपका ना पार्ट में आएगा, सेपरेटली क्वेश्चन नहीं आएगा। वो 4 एक नंबर का क्वेश्चन का वेटेज रहेगा, बट है सिंपल। अगर फॉर्मूला याद कर लोगे ना तो बड़ा सिंपल है। नहीं एटलीस्ट नहीं सर, वही ट्राई तो पूछ रहा हूँ कर कि पाओगे। कौन कौन सी रेशियो निकालने को बोलेंगे। करंट रेशियो, ये आपने क्विक रेशियो बताई है एक, क्विक रेशियो और एक देख करंट लेते हैं जो रेशियो। क्वेश्चन में है। मैंने देखा नहीं है, तो मैं एक बार रात को देख लूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस में आते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग याद कर लेंगे। बट एक बार खाली फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं। क्योंकि ये सर मैं देख रहा था, ये तो बहुत सारी है, अराउंड हाँ रेशियो बहुत कुछ सारा है, तो आप पन, इतना मत याद पन, करो। देखो मैम ने जो सॉल्यूशन किया है ना, उसमें है ना जितने हैं उतने याद कर लो, कॉन्सेप्ट समझ लो। आप बाकी है ना बना बना देना जिस हिसाब से, जितने याद रहते उतने ठीक है। नहीं तो फिर आप जैसे एटलीस्ट आपका करंट एसेट हो गया, क्विक रेशियो हो गया। ठीक है, क्विक रेशियो के बाद में क्या हो गया? करंट रेशियो आपने कैलकुलेट कर लिया। ओके। ईपीएस आपको कैलकुलेट करना आता है, अर्निंग पर शेयर सो वो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे जितनी डिवाइड भी करना है। हमारी और अर्निंग जो इक्विटी होगी, है। आप अर्निंग फॉर इक्विटी है, तो मतलब जितना भी आपका इनकम है, ठीक है, ईबीआईटी से आप स्टार्ट करेंगे, उसमें से टैक्स माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, डिविडेंड माइनस कर देंगे। अब जो बचा वो मेरा किसके लिए बचा? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचा। ठीक है ना? यहाँ ये हम्म। थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। इसमें ना 3 रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला है। रिटर्न ऑन असेट, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। ये अच्छा लगा क्वेश्चन मुझे। अब देखो इसमें क्या है, टोटल असेट दी हुई है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। इसको यूज करते हुए हमें तीनों कैसे वैल्यू निकालनी है। तो एक तो पहले वो जो स्टेटमेंट हमने सीखा था वो बनाई दीजिए आप। ईबीआईटी कितना है? ईबीआईटी मेरा 10 लाख है। ठीक है, ईबीआईटी 10 लाख, इंटरेस्ट कितना है? 30,000। तो माइनस इंटरेस्ट कर देना, तो बचेगा ईबीटी 970 का। आप ये 30% माइनस कर देना, तो क्या बचेगा? पीएटी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डिविडेंड माइनस कर देना प्रेफरेंस शेयर का। डिविडेंड कितना होगा प्रेफरेंस शेयर का? 6 लाख का प्रेफरेंस शेयर है, डिविडेंड का रेट है 10%, तो मतलब कितना होगा? 60,000 डिविडेंड। इतना माइनस करेंगे तो आपका बचेगा जो प्रॉफिट वो बचेगा वो इक्विटी शेयर के लिए बच जाएगा। एक बार कैलकुलेट करते हैं या डायरेक्टली सॉल्यूशन में आते हैं तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। मैं भी वही वाला काम कर रहा हूँ जो मैम किया करती थी। ठीक है ना? अब अर्निंग इंटरेस्ट माइनस किया, 970 आया, 30% डिविडेंड माइनस किया, और 30% डिविडेंड माइनस किया तो नीचे आपको वो दिखाई दे देगा, ये 10% डिविडेंड। ठीक है, ये माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट बचेगा वो किसके लिए बचा? मेरा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। ठीक है,
तो डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर होल्डर का फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है, रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है। तो मेरा क्या हुआ, देखो मैंने एक इनकम स्टेटमेंट तो आप बना ही लेना, EBIT 10 लाख, ठीक है, इंटरेस्ट कितना 30,000, तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बचा 970, टैक्स किया माइनस कितना 30%, ठीक है, क्या बचा PAT, और पैट के बाद क्या हुआ, पैट के बाद मैंने माइनस किया लेस डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर, कितना हुआ 60,000, 6 लाख का 10% 60,000, ठीक है। अब मैंने ये क्या किया, दिस माइनस दिस, ये मेरा बचा प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब एक बार मैं आता हूं फॉर्मूले में डायरेक्टली, मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या थी, मेरे पास इंफॉर्मेशन थी असेट्स आपके पास में कितनी है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो 7.5 मेरी एवरेज आ गई। पहला पार्ट क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पहला पार्ट पूछा था रिटर्न ऑन असेट्स, मेरे को इस ओपनिंग का क्या करना है, एवरेज निकालने के लिए फाइंड आउट करना है, ठीक है। करंट असेट्स मेरी 2 लाख है, फिक्स असेट्स मेरी 5 लाख है, ठीक है, ये मेरी असेट्स हो गई, और ओपनिंग कितनी थी 8 लाख, तो मेरी असेट्स कितनी है 5 और 1 6 लाख प्लस 8 लाख, सॉरी 5 और 2 7 लाख प्लस 8 लाख 15 लाख डिवाइडेड बाय 2 मेरी एवरेज असेट आ गई। उसको मैं क्या यूज करूंगा, एवरेज असेट्स को, एवरेज असेट्स को मैं यूज करूंगा रिटर्न ऑन असेट्स निकालने के लिए। अब रिटर्न ऑन असेट के लिए कौन सा प्रॉफिट यूज करना है वो याद रखिएगा, हम 3 तरह के निकाले। रिटर्न ऑन असेट्स के लिए प्रॉफिट जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा यूज करें, 679, 679 क्या है, मेरा पैट है, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकालूंगा, कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला फिक्स असेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल, फिक्स असेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन में क्या था, फिक्स असेट्स मेरा ये 5 लाख था और नेट वर्किंग कैपिटल 1 लाख है, तो मेरा कैपिटल इंप्लॉयड कितना हुआ 6 लाख रुपए, और इसके लिए मैं प्रॉफिट कौन सा यूज करूंगा, रिटर्न्स ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, तो कैपिटल इंप्लॉयड मेरी कितनी हुई EBIT 10 लाख है क्या, हाँ, तो करंट असेट्स करंट लाइबिलिटी नेट आपने असेट फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। सबसे पहले हमने क्या निकाला, रिटर्न्स ऑन असेट्स, रिटर्न्स ऑन असेट के लिए कौन सा प्रॉफिट लेते हैं, पैट डिवाइडेड बाय एवरेज असेट्स, ठीक है। रिटर्न्स ऑन कैपिटल इंप्लॉयड के लिए हम क्या फॉर्मूला है, EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड का क्या फॉर्मूला है, फिक्स असेट्स प्लस करंट माइनस करंट लाइबिलिटी वर्किंग कैपिटल। तीसरा है रिटर्न्स ऑन इक्विटी, तो रिटर्न्स ऑन इक्विटी के लिए क्या लेंगे, जो पैट आया मेरा, ठीक है, ये जो भी आया यहाँ पे माइनस करने के बाद, पैट के बाद ये प्रेफरेंस से डिविडेंड माइनस किया, और 6,19,000 डिवाइडेड बाई मेरा इक्विटी कितना है। अब इक्विटी फंड कैसे निकालना है एक बार देखते हैं, इक्विटी फंड के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। इक्विटी फंड के लिए यहाँ पे डायरेक्टली दिखा हुआ है, नहीं तो क्या हो सकता है, इक्विटी शेयर होल्डर हो सकता है, इसमें हमें ऐड करना होता है रिजर्व एंड सरप्लस भी, रिजर्व एंड सरप्लस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ माई इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, तो वो ऐड करना होता है। सो बाय दिस, मतलब रेशियो एनालिसिस में एक शीट और थी मैडम की, एक बार ये फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आया ना तो बड़ा सिंपल है, जीपी बाई सेल्स आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया, और नेट प्रॉफिट बाई सेल एनपी रेशियो हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मतलब क्या हुआ, EBIT जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं बाई सेल्स। कैपिटल टर्नओवर रेशियो सेल्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर किसको कहते हैं, सेल को कहते हैं, राइट। तो कैपिटल टर्नओवर रेशियो सेल्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक क्या है, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना स्टॉक कंज्यूम हुआ डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, इससे क्या निकलेगा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो COGS जो है मेरा डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, ठीक है। नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ रेशियो, रिसीवेबल, देखो मैं अगर कहूं मोटा मोटी एक बार बात करें, जीपी रेशियो याद हो गया, एनपी रेशियो याद हो गया, दो करंट रेशियो याद हो गया, क्यूके रेशियो याद हो गया, 3 फॉर्मूला आप ये याद ही कर लो। मेरा रिटर्न ऑन असेट क्या है, रिटर्न ऑन असेट्स क्या है, असेट्स के ऊपर कितना रिटर्न कमा रहा हूं, तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा, पैट लूंगा और डिवाइडेड बाई एवरेज टोटल असेट्स, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है,
कैपिटल एम्प्लॉयड में स्टार्टिंग प्रॉफिट लूंगा, EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? फिक्स असेट प्लस नेट वर्किंग कैपिटल। तीसरा है रिटर्न्स ऑन इक्विटी, इक्विटी के ऊपर निकालो, तो मैं जितना भी प्रॉफिट है उसमें से सब कुछ माइनस कर दूंगा, डिविडेंड माइनस कर दूंगा, और जो बचा उसको मैं डिवाइड कर दूंगा इक्विटी शेयर होल्डर की वैल्यू से, इक्विटी फंड इनटू सो। और ये 3 फॉर्मूले हो गए, 3 फॉर्मूले 6 हो गए। और एक आप ये देखो, रिसीवेबल कलेक्शन बड़ा सिंपल हो गया। रिसीवेबल कलेक्शन क्या कहता है? रिसीवेबल कलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि आप जो सेल करते हो डेटर्स को, कितना दिन में पैसा आपको दे देता है। रिसीवेबल जो है आपको कितना दिन में पैसा दे देता है। तो आप क्या फॉर्मूला यूज करो? एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाई एवरेज सेल। सेल यहां पे कौन सी लोगे? टोटल सेल लोगे कि क्रेडिट सेल लोगे? भाई डेटर्स तो इंक्रीज या डिक्रीज किससे होगा? मेरे क्रेडिट सेल से ना। उधार में जो माल बेच रहा हूं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? एवरेज क्रेडिट सेल। और एवरेज क्रेडिट सेल कैसे निकलेगा? क्रेडिट सेल डिवाइडेड एवरेज डेली सेल, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय 365। ये एवरेज क्रेडिट यहाँ पे लिख दीजिए आप, डेली सेल। मतलब क्या हुआ कि मैं एक दिन में उधार कितना बेचता हूं और टोटल उधार कितनी है, मतलब आउटस्टैंडिंग कितना है। लेट्स से यहाँ पे इस एग्जांपल में 50,000 दिया है और मैंने कितना निकाला सेल? क्रेडिट सेल मान लो XYZ अमाउंट दिया हुआ है 2,70,000 पूरे साल में, और 365 दिन, तो एक दिन में उधार कितना बिकता है? 739। तो मैं कह सकता हूँ 50,000 जो टोटल है डिवाइडेड बाय 739 करूंगा तो क्या आ जाएगा? एवरेज रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड आ जाएगा। ठीक है, बस इतना फॉर्मूला एक बार आप याद कर लेना। 10 फॉर्मूला मैंने आपको बताया। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो 10 फॉर्मूला हमने याद किया है, तो एक बार 10 पे आप फोकस कीजिएगा, और मैं पास्ट के एग्जाम देख लूंगा, अगर मुझे कुछ लगेगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। इतना ही कर पाएंगे हम लोग एक बार फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, फुल बैच में डाल दिया मैंने, जो रेशियो एनालिसिस की प्रॉब्लम के क्वेश्चन थे फुल बैच में डाल दिया मैंने। ठीक है, अभी हम इन्वेंट्री करेंगे और एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस करेंगे, लेकिन थोड़ा हाफ एन आवर का ब्रेक ले लेते हैं। थोड़ा हाफ एन आवर का ब्रेक ले लेते हैं, मैं डिनर कर लेता हूँ एंड देन वी विल रिज्यूम अगेन। इज इट ओके? हम 2 चीज और कर लेंगे, एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कर लेंगे और दूसरा हम वो दूसरा इन्वेंट्री वाला क्वेश्चन कर लेंगे। 2 क्वेश्चन चीज हम कर लेंगे। ठीक है, परफेक्टली। तो एक बार मैं म्यूट करता हूँ, मैं क्लोज करता हूँ मीटिंग को एंड देन विल रिज्यूम अगेन। ठीक है।